हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है उसका 14th चैप्टर में 14वां चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जल। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग जल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें जल की, तो मान लीजिए कि किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन एक बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए कि तब क्या होगा। क्या खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इसके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप है जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? यदि काफी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप है जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको यह अनुमान है कि हम प्रतिदिन जल की लगभग कितनी मात्रा उपयोग करते हैं? तो अगर हम बात करें जल की, तो जल का उपयोग हम बहुत से कार्यों में करते हैं, चाहे वो पानी पीना हो, कपड़ा धोना हो, बर्तन साफ करना हो या फिर नहाना हो। कोई भी काम में हम जल का उपयोग करते ही करते हैं। कितना उपयोग करते हैं हम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। हम प्रतिदिन बहुत से जल का उपयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी काम में हो। ये जो जल होता है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो अगर हम बात करें जल की, तो जल के कई स्रोत होते हैं जहाँ से हमें प्राप्त होता है, जैसे नदियाँ, झरने, तालाब, झील, नदी, कुएं। ये सारे क्या है? जल के स्रोत हैं जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पूरे पृथ्वी में 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। ये जो पृथ्वी है इसका अधिकांश भाग क्या है? जल से घिरा हुआ है। लगभग 66.66% लगभग क्या है कि जो पृथ्वी का आधा से ज्यादा जो भाग है, 66.66% जो भाग है वो क्या है? जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। समुद्रों और महासागरों के जल से बहुत से लवण घुले होते हैं जिसे खारा जल कहा जाता है, और जिससे जल जो होता है वो खारा हो जाता है, नमकीन टाइप का होता है। इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू, कृषि अथवा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं होता है। कदाचित आपने एस.टी. कॉलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ दी एंशियंट मैरिनर की ये पंक्तियां सुनी होंगी। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यही यहाँ कवि जो है वो उन्होंने महासागरों में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुणा गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता है, मीन्स वो नमकीन नहीं होता है। हमें से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जलापूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों, कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है? और ये चीज हमें जानने को मिलेगा जल चक्र में। जो अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो वो जो जल होता है, जितने लगभग पृथ्वी का आधा से ज्यादा भाग जो होता है वो उसमें क्या होता है? जल ही होता है। और वो अधिकांश जो जल होते हैं वो समुद्र और महासागरों में ही होते हैं। और उस टाइप का जो जल होता है जो समुद्र और महासागर में होता है वो खारा होता है, क्योंकि उसमें लौर बहुत ज्यादा होता है। वो पीने योग्य नहीं होता है और अन्य कार्य करने योग्य भी नहीं होता है। तो ये जो जल होता है, फिर हमें जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो लगभग समुद्र और महासागरों से ही होती है। उसका अलग अलग विधि होती है, जैसे कि हम जल चक्र में पढ़ेंगे कि कैसे जो महासागर हो गया, समुद्र हो गया, ये सारे जो जगह पे जो जल होते हैं वो कैसे हमारे तक पहुंचते हैं, और हम कैसे जो पानी, अगर हम जैसे अभी तो नल का उपयोग करते हैं, उसके पहले चापाकल का उपयोग करते हैं। बहुत समय पे अभी भी चापाकल का प्रयोग किया जाता है। तो वो कैसे पानी निकल जाता है और वो पानी खारा नहीं होता है, वो कैसे मिलता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जल चक्र। तो अगर हम बात करें जल चक्र की, तो जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ पे इमेज भी है कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो क्या होता है? कपड़ा अगर गर्मी का दिन है तो बहुत ही जल्दी सूख जाता है। उसका जो पानी होता है वो कहाँ गायब हो जाता है?
और वो बहुत जल्दी ही फिर वो क्या करता है, सूख जाता है, जितने भी पानी होते हैं वो सब निकल जाता है सूर्य की गर्मी से। वो क्या होता है, सब निकल जाता है और कपड़ा जो होता है बहुत जल्दी सूख जाता है। ये कैसे होता है, ये क्या होता है कि तो अगर हम बात करें जल चक्र की तो क्या होता है इसमें, दिन के समय सूर्य की जो किरणें होती है वो महासागरों, नदियों और झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होते रहता है, तथापि जल में घुले लौह शेष रह जाते हैं। इसी प्रकार जो जैसे हम कपड़ा पसारते हैं तो उसका भी जल क्या होता है, वाष्प बन जाता है सूर्य की गर्मी से। ये जो वाष्प होता है वो फिर कहाँ जाता है, तो जल, अगर हम बात करें कि वो क्या होता है कि जब गर्मी पड़ता है, सूर्य की किरण पड़ती है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो महासागर हो गया या फिर नदी झील जितने भी जहाँ पे जल उपलब्ध होते हैं वो जल क्या होते हैं, वाष्प बन के ऊपर चले जाते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, तापमान घटते जाता है और जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। यही छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। इसी प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल बूंदें बनाती है। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है और कि इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले और हिम के रूप में भी गिर सकती है। इस प्रकार वाष्पन और बाष्प उत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा और ओले हिम के रूप में पुनः जल धरती पर वापस आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि महासागर हो गया या फिर जहाँ पे भी जल उपलब्ध होता है वहां से जब सूर्य की किरणें पड़ती है, गर्मी से तापमान बढ़ता है। अगर गर्मी के दिन है तो जल्दी वाष्प हो जाता है जल, और अगर गर्मी का दिन नहीं रहता है, ठंडी के दिन रहता है, तो धीरे धीरे वाष्पन की प्रक्रिया होती रहती है। तो जब जल की किरणें सॉरी जब सूर्य की किरणें जल पे पड़ती है तो क्या होता है, जल पे जो है वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है। जैसे जैसे ऊपर उठता है उसका तापमान घटते जाता है और वो छोटी छोटी वो संघनित होकर क्या होती है, छोटी छोटी जल कणिकाएं बन जाती है और आपस में मिलकर बादल वो बन जाती है। उसके बाद वो बादल जो होती है, वो जो बूंदे होती है इतनी भारी हो जाती है कि वो नीचे गिरने लगती है और इसी को क्या कहा जाता है, वर्षा कहा जाता है। प्राय समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे है। वर्षा और हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है और विभिन्न ढंगों से होता है। तो अगर हम बात करें महासागर का, तो महासागर का जो तल होता है वो नीचे होता है। अगर हम कंपैरिजन करें जो समस्त भूपृष्ठ होता है, मतलब और जो भाग होता है पृथ्वी का, उससे जो महासागर का तल होता है वो नीचे होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो वर्षा और हिम के रूप में जो भूमि पर गिरा जो अधिकांश जल होता है वो महासागरों में फिर चला जाता है। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों में से झरनों और नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती है और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती है। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल भी झीलों और तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन और बाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। इस प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहां पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय है। तो अगर हम बात करूं तो वो क्या होता है कि पहले तो वाष्प बनकर ऊपर जाएगा जल, फिर उसके बाद संघनित होकर फिर
वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है, फिर धीरे धीरे वो महासागर में चला जाता है या फिर झील हो गया। उसके अलावा कुछ कुछ जो जल होता है वो भूमि में रिसता जाता है, और जैसे जब हम चापाकल का उपयोग करते हैं तो पानी आता है, तो वो भौम जल ही होता है। तो इस तरीक़ा से हमें जल उपलब्ध होते जाता है। हम जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल और ओले या हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है, वर्षा ओलों और हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण करने को जल चक्र कहते हैं। समुद्र और भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। तो यह क्या होता है, ये प्रक्रिया, जो पूरी प्रक्रिया होती है वो जल चक्र कहलाती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे यहाँ पे सूर्य है, तो उसके किरण से क्या होगा, किरण पड़ेगा जब इसका, तो ये जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर उठेगा। फिर वो क्या होगा कि वो बादल बनेगा और बादल से फिर वर्षा के रूप में पानी नीचे आ जाएगा। ये जो समुद्र है, ये जो बाकी जो भाग है पृथ्वी का उससे नीचे है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर पानी जो है वो समुद्र में चला जाता है। इस तरीक़ा से इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा। वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि कुछ ऐसे स्थान भी है जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है, परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भारी वर्षा से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसे होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों और गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर और संपदा और मानव जीवन की अपार क्षति होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी वर्षा के बाद का जो दृश्य है वो दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है कि जब वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ का कंडीशन आ जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो तो मर ही जाते हैं, जो मनुष्य होता है उसका भी जीवन काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो जाती है, क्योंकि जो भी घर होता है, जो भी अनाज होता है वो सब खराब हो जाते हैं वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो भी बह जाते हैं। प्रायः जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलाशय जो जीव होते हैं वो थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। तो ये जो वर्षा होती है, अधिक वर्षा, वो पूरे पृथ्वी पर जितने भी जहाँ जहाँ वर्षा होती है ज़्यादा, वहाँ के लोगों को प्रभावित करती है, जानवरों को प्रभावित करती है, जीव जंतुओं को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कि यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तब क्या होगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब वर्षा होती है ज़्यादा तब क्या होता है, अब वर्षा जब नहीं हो काफ़ी समय तक तब क्या होगा। तो वाष्पन और वाष्प उत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है। ये तो हम जानते हैं, क्योंकि गर्मी रहेगा और सूर्य की किरण पड़ेगी तो वो वाष्प बनकर जल तो हमेशा जाएगा ही ऊपर, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए मृदा सूख जाती है। अगर मान लेते हैं कि बार बार हमेशा वाष्पन की क्रिया तो होती ही रहती है, अगर फिर पानी अगर नहीं आया, वर्षा नहीं हुई, तो ये क्या होगा कि इसका जो मृदा होगा वहाँ का वो सूख जाएगा। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का स्तर भी गिर जाता है, उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भौम जल की भी कमी हो जाती है, इससे सूखा पड़ सकता है। सूखे की स्थिति में खदान और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना होगा। तो ये तो हम जानते ही हैं, बहुत बार हम न्यूज़ में देखते भी हैं कि कहीं पे बारिश ज़्यादा हो गई, कहीं पे बाढ़ आ गया, तो कहीं पे सुखाड़ आ गया। ये बहुत ही एक चिंता का विषय आता है। नेक्स्ट है टॉपिक, वो है कि हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें जल को संरक्षण करने का, तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं और मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयोग होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का
और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का उपयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ ना हो। नेक्स्ट है वर्षा के जल का संग्रहण। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें वर्षा के जल का संग्रहण हम कैसे करेंगे, तो वर्षा के बाद वर्षा का जो जल होता है उसको एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है कि जहां जल गिरे वहीं एकत्रित कर लीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्र में गिरता है जहां अधिकांश क्षेत्र में कंक्रीट हो और सड़कें और मकान होते हैं। तो अगर हम बात करें कि वर्षा जल संग्रहण की, तो हम कहाँ पे करेंगे। मान लेते हैं कि कहीं कंक्रीट हो या फिर सड़कें हो या फिर मकान हो, तो वहां पे हम कैसे जल को संग्रहित करेंगे। तो इसके लिए दो तकनीक दिए गए हैं। एक तो कि छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण करना। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक से पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक है, जिसके बारे में हमने कुछ पहले जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था। तो निस्यंदित मीन्स फिल्टर कर सकते हैं। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है और जहां से यह मिट्टी में रिसाव होकर भौम जल की पूर्ति करेगा। दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचाने दिया जाए। तो इस तरीके से हम वर्षा के जल को संग्रहित कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये टॉपिक जितना भी है वो कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। तो जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा है कि वायु में वाष्पन और वाष्प उत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल जैसी दिखाई देती है। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती है। चौथा है कि वर्षा, ओले और हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं और मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। उसके बाद है कि महासागरों और जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सुखाड़ पड़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित होती है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि ये रिक्त स्थान जो है उसको पूर्ति करना है। तो पहला है कि जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है, तो वाष्पन कहा जाता है। दूसरा है कि वाष्प को, जो जल वाष्प होता है उसको जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है, तो उसको हम संघनन बोलते हैं। तीसरा है एक वर्ष और इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में क्या लाता है। मीन्स यहाँ पे रिक्त स्थान है तो हम क्वेश्चन के रूप में बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूखा लाता है। अत्यधिक वर्षा से यहाँ पे बाढ़ आती है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन की, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें पता करना है कि कौन सा जो है वो वाष्पन के कारण होता है और कौन सा संघनन के कारण होता है। तो यहाँ पे है कि ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे का दिखना, ये क्या होता है, ये संघनन के कारण से होता है। ठीक है, दूसरा है कि गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना, ये क्या है, वाष्पन होता है। तीसरा है सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना, ये संघनन होता है। उसके बाद गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्याम पट का सूख जाना, वाष्पन होता है। और गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना, ये वाष्पन है। तो इस तरीके से वाष्पन क्या होगा,
जहाँ पे जल जो है वो सूख जाएगा और वो वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाएगा, उसको हम वाष्पन बोलेंगे। और संघनन क्या बोलेंगे, जब टेम्परेचर कम रहेगा, तापमान कम रहेगा, तो वो जल की बूंदें दिखेगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे, संघनन। जैसे सर्दियों में जो कोहरे का दिखना जो होता है, जब सुबह में कोहरे दिखता है तो वो उसमें छोटी छोटी जल की बूंदें होती है, उसको संघनन बोलेंगे। या फिर ठंडे जल से भरे जो गिलास होते हैं, उसकी बाहरी सतह पर जो जल की बूंदें होती है, उसका दिखना क्या होता है, वो भी संघनन होगा। नेक्स्ट है कि गीले, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है कि कौन से कथन सत्य हैं और असत्य हैं, ये बताना है। तो पहला है कि वायु में जल वाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहते हैं, तो ये असत्य है, ये हमेशा उपस्थित रहते हैं। दूसरा है कि जल महासागरों, नदियों और झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता है, तो ये असत्य है। जलवाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, तो वाष्पन कहलाती है। सही बात है। ये जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है, ये असत्य है। ये छाया में भी हो सकता है। जैसे कि क्या होता है कि मान लेते हैं कि हम अगर कपड़ा जो है वो गर्मी का दिन है और कपड़ा हम रात में पसारते हैं, तभी भी कपड़ा सूख जाता है। तो क्यों सूखता है, उस टाइम पे तो सूर्य नहीं रहता है, फिर भी वो सूखता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाष्पन होता है वो रात दिन हमेशा होता है, बस टेम्परेचर का वहाँ पे रोल होता है। तापमान रहेगा तो वो कपड़ा जो है सूख जाएगा, तापमान नहीं रहेगा तो नहीं सूखेगा। वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आप अपने स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं, क्या आप इसे अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि हमने जैसे कि बताया कि कोई भी कपड़ा सुखाना हो या फिर जल को वाष्प में परिवर्तित करना हो, तो उसके लिए हम तापमान बढ़ाएंगे। तो अगर हम हीटर का प्रयोग करेंगे तो तापमान बढ़ेगा, जिससे जल होगा वाष्प बनकर ऊपर उठ जाएगा, और जिससे क्या होगा कि यूनिफॉर्म जो है वो जल्दी ही सूख जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और उसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों तरफ जल की गड़मड़ बूंदे देखेंगे, मीन्स छोटी छोटी जो बूंदे होती है वो दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? तो ठंडी बोतल की सतह उसके आसपास की वायु को ठंडा कर देती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प जो होते हैं, जब इस ठंडी सतह के संपर्क में आते हैं तो वो संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है, क्योंकि जो वायु होता है उसमें जो वाष्पित जल होते हैं वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने से क्या होता है, वो संघनित हो जाएंगे और छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि के जो चश्मों के जो लेंस होता है उसको साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, तो लेंस भीग जाते हैं। और लेंस क्यों भीग जाते हैं, समझाइए। तो अगर हम बात करें, जब हम फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह से निकली गर्म वायु के साथ जलवाष्प भी बाहर आती है। यह जलवाष्प लेंस की अपेक्षाकृत ठंडी सतह से टकराकर संघनित हो जाती है, जिससे लेंस जो होता है भीग जाता है। नेक्स्ट है कि बादल कैसे बनते हैं। तो बादल कैसे बनते हैं, जैसे जैसे जलवाष्प वायु में ऊपर उठती है और ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाओं में बदल जाती है, और ये कणिकाएं हवा में तैरती रहती है, जिसे हम बादल कहते हैं। नेक्स्ट है कि सूखा कब पड़ता है, जब एक वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा ना हो, तो क्या होगा कि जितने भी जल वाली चीजें हैं वो सूख जाएंगी। जैसे तालाब हो गया, वो उसका स्तर नीचे चला जाएगा, जो भूमि का सतह होगा वो भी सूखा पड़ जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, सुखाड़ बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। सूखा कब पड़ेगा, जब वर्षा ना होगा, एक से वर्ष या उससे अधिक वर्ष तक वर्षा ना होगा, तब सूखा पड़ता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।